आप पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। इसमें समांतर माध्य पढ़ लिया था आपने, 3 तरीके से समांतर माध्य निकाला था, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी कर लिए थे, फिर उसके गुणधर्म कर रहे थे, तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। समांतर माध्य के गुणधर्म, तो देखिए पहला गुणधर्म अपन ने किया था, यदि n वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 डॉट 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 xn, और इनका जो समांतर माध्य है वो x बार है, x1 x2 x3 अप टू xn, n वेरिएबल्स हैं, इनका अर्थमेटिक मीन दे रखा है x बार। तब इसमें अगर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट लें लैम्डा, और लैम्डा ऐड कर दें, यानी x1 प्लस लैम्डा, x2 प्लस लैम्डा, x3 प्लस लैम्डा डॉट 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 xn प्लस लैम्डा, तो इनका समांतर माध्य कितना होगा, x बार प्लस लैम्डा होगा। ये अपन ने कर लिया था। x1 x2 x3 अप टू xn, n वेरिएबल्स हैं, लैम्डा कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो लैम्डा को अगर सभी वेरिएबल में ऐड कर दें तो जो नए वेरिएबल आ गए उनका अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा, x बार प्लस लैम्डा। इसी तरह से अगर सभी वेरिएबल में से लैम्डा घटा दें, x1 माइनस लैम्डा, x2 माइनस लैम्डा, x3 माइनस लैम्डा डॉट 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 अप टू xn माइनस लैम्डा, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, x बार माइनस लैम्डा आ जाएगा। यानी जो वेरिएबल में अपन लैम्डा को घटा रहे हैं वही उनके जो पुराना समांतर माध्य है उसमें से घटा देंगे, वो आ जाएगा। इसी के साथ अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें सभी वेरिएबल में, यानी कि लैम्डा x1, लैम्डा x2, लैम्डा x3 डॉट 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 लैम्डा xn, तो इनका समांतर माध्य कितना आएगा, वो लैम्डा x बार आ जाएगा। और अगर लैम्डा से डिवाइड कर दें सभी वेरिएबल को, यानी x1 अपॉन लैम्डा, x2 अपॉन लैम्डा, कॉमा x3 अपॉन लैम्डा डॉट 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 xn अपॉन लैम्डा, तो इनका समांतर माध्य क्या आएगा, ये आ जाएगा x बार अपॉन लैम्डा। यानी x1 x2 x3 अप टू xn n वेरिएबल्स हैं, और उन सभी में एक नॉन जीरो कांस्टेंट लिया लैम्डा। अगर लैम्डा जोड़ देते हैं सभी वेरिएबल में तो नया जो वेरिएबल्स बने उनका समांतर माध्य आएगा x बार प्लस लैम्डा। घटा देंगे तो x बार माइनस लैम्डा, लैम्डा का सभी में गुणा कर दिया, तब जो नए वेरिएबल आए उनका समांतर माध्य लैम्डा इंटू x बार। और अगर लैम्डा का सभी में डिवाइड कर दिया तो जो नए वेरिएबल्स हैं उनका अर्थमेटिक मीन, उनका समांतर माध्य x बार अपॉन लैम्डा आएगा। और पहली और दूसरी जो प्रोडक्ट वाली है, इन दोनों को मिक्स कर दें तो ये लीनियर प्रॉपर्टी बन जाती है। ax1 b, a और b कोई दो कांस्टेंट हैं और उनके साथ नए वेरिएबल बना दिए आपने, ax1 प्लस बी, ax2 प्लस बी, ax3 प्लस बी डॉट 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 axn प्लस बी, तो इनका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, फिर इनका समांतर माध्य हो जाएगा ax बार प्लस बी। तो ये रहा, दोबारा से देख लें, x1 x2 x3 अप टू xn n वेरिएबल्स हैं और a और b कोई भी दो कांस्टेंट ले लिए, और a इसमें एज्यूम कर सकते हैं जीरो नहीं है, तब ax1 प्लस बी, ax2 प्लस बी, ax3 प्लस बी डॉट 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 axn प्लस बी, इनका अर्थमेटिक मीन आएगा क्या आएगा, वो ax बार प्लस बी आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड, कोई भी वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 अप टू xn, n वेरिएबल्स हैं, इनका अर्थमेटिक मीन x बार है। अब x बार से सभी वेरिएबल के डेविएशंस ले लें, विचरण ले लें, तब उनका योग करेंगे, तब क्या आ जाएगा, समीशन xi माइनस x बार बराबर 0। दोबारा से, बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है इसका, और दूसरे चैप्टर्स में भी यूज होता है कि अगर कोई भी n वेरिएबल है x1 x2 x3 अप टू xn और उनका समांतर माध्य है x बार, अगर सभी वेरिएबल्स का x बार से विचलन लें, डेविएशंस लें, यानी कि x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार, x3 माइनस x बार, तो सभी विचलनों का योग 0 आएगा। और अगर इसकी बजाय अपन ले लें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, x1 f1, x2 f2, x3 f3 डॉट 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 xn fn, n वेरिएबल और कॉरस्पॉन्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसी, और इनका सबका मीन क्या है, x बार है, तो अभी भी जब इनका डेविएशंस लेंगे, यानी कि डेविएशंस का सम, समीशन fi xi माइनस x बार, ये भी 0 के बराबर आएगा। तो ये बहुत अच्छी तरह से आपको लर्न करके रखना है। पहले तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज गिवन वेरिएबल्स आर, माना दिए चर 3 4 7 8 13 ये हैं।
अब इन सब का माध्य निकालें अपन। 5 वेरिएबल ले लिए आपने, 3, 4, 7, 8, 13। इनका माध्य लें और उस माध्य से सभी वेरिएबल्स के डेविएशंस लें, विचलन लें, उनका योग करेंगे तो वो 0 ही आएगा। मान लिया ये वेरिएबल हैं, इनका माध्य, इनका समांतर माध्य मान लिया x बार है। 5 वेरिएबल हैं, पाँचों को जोड़ देते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो आएगा वो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। 3 + 4 + 7 + 8 + 13 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया? 3, 4, 7, 7, 7, 14, 14 और 8 22, 22 और 13 35, 35/5 7 आ गया, यानी x बार बराबर 7। अब सभी चरों के 7 से विचलन, सभी 5 चरों के समांतर माध्य कौन सा आया? 7 से विचलन या विचलनों का योग लिख देता हूँ सीधे। सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल वेरिएबल फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, विचलनों का योग। तो देखें पहला वेरिएबल कौन सा है? 3, तो विचलन क्या हो गया? 3 - 7। दूसरा वेरिएबल क्या है? 4, 4 - 7। तीसरा वेरिएबल 7, 7 - 7। फिर आ गया 8, 8 - 7 और फिर आ गया 13, 13 - 7। क्या आ गया? पहला डेविएशन आ गया -4, दूसरा डेविएशन आ गया -3, तीसरा डेविएशन 0 और फिर हो गया 1 और ये 6। -4 -3 -7 + 0 + 1 + 6 + 7, 7 - 7 0, यानी कि जो आपने ऊपर लिखा था वो वेरीफाई हो गया। क्या लिखा था आपने ऊपर? आपने लिखा था कोई n वेरिएबल्स हैं और n वेरिएबल्स का अर्थमेटिक मीन x बार है। तो अगर x बार से सभी वेरिएबल्स के डेविएशंस लिए जाएं, विचलन लिए जाएं, तो सभी विचलनों को योग क्या हो जाता है? 0 आ जाता है। इसको आप जनरल भी प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ, दिए चर, दिए वेरिएबल, गिवन वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x1, x2, x3 ... xn, ये हैं। अब एज्यूम कर लेते हैं इनका समांतर माध्य x बार है। सपोज देयर अर्थमेटिक मीन इज x बार, माना इनका समांतर माध्य x बार है। तो देयरफॉर x बार बराबर कितना आ जाएगा? x1 + x2 + x3 + ... xn डिवाइडेड बाई n, ये आ गए। x1 से लेके xn तक का सम किया और n से डिवाइड कर दिया। दिस इम्प्लाइज n x बार बराबर x1 + x2 + x3 + ... xn, यानी कि सभी वेरिएबल का सम कितना आ गया? n x बार आ गया। अब अपन क्या करते हैं? अब इनके डेविएशंस लेते हैं। अब सभी चरों के x बार से लिए गए विचलनों का योग। नाउ सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल वेरिएबल्स टेकिंग फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। तो सभी विचलनों का योग लिख देते हैं आप। क्या आएगा देखें। वेरिएबल तो कौन से थे आपके? x1, x2, x3 अप टू xn, और अर्थमेटिक मीन क्या है? x बार। तो x1 - x बार प्लस x2 - x बार प्लस x3 - x बार प्लस ... xn - x बार। n वेरिएबल्स, उन सभी वेरिएबल्स का x बार से डेविएशन और उनका सम कर दिया। अब ऐसा करते हैं, वेरिएबल तो एक जगह ले लेते हैं, x1 + x2 + x3 + ... xn माइनस x बार कितनी बार आ रहा है? n ब्रैकेट है, n बार आएगा तो n x बार लिख दिया। अब पहले ब्रैकेट में क्या है? सभी वेरिएबल्स का सम, और ये आपने पहले से कैलकुलेट कर रखा है। सभी वेरिएबल का सम ये रहा आपके पास, कितना है ये? n x बार के बराबर है। तो बस इसकी वैल्यू रख देते हैं। दिस इक्वल टू n x बार माइनस n x बार, और ये कितना आ गया? ये 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी वेरिएबल से xi माइनस x बार, इनका समीशन किया आपने। n वेरिएबल थे, n वेरिएबल का अर्थमेटिक मीन लिया, अर्थमेटिक मीन से सभी वेरिएबल्स के डेविएशंस लिए और उनके डेविएशंस का सम 0 आ गया।
दोबारा से देख लें, प्रूफ किया है आपने। क्या प्रूफ किया है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, उसमें n वेरिएबल हैं, उन n वेरिएबल्स के उनके अर्थमेटिक मीन से लिए गए डेविएशंस का सम हमेशा 0 के बराबर होगा। तो सपोज x1 x2 x3 अप टू xn आर n वेरिएबल एंड देयर अर्थमेटिक मीन इज x बार। तो देयरफॉर x बार इक्वल टू, ये आ गया डेफिनेशन से, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन n। ये इन सभी का सम आ गया, वो अर्थमेटिक मीन आ गया डिवाइडेड बाई n। तो सभी का सम निकाला, nx बार आ गया। अब सभी डेविएशंस का सम लिखा आपने, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल वेरिएबल टेकिंग फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। पहला वेरिएबल x1, उसका x बार से विचलन कितना हुआ, x1 माइनस x बार। दूसरे चर का विचलन x2 माइनस x बार। तीसरे वाले का x3 माइनस x बार। इसी तरह से nवां वेरिएबल xn माइनस x बार। x बार तो सबको एक साथ ले लिया, n ब्रैकेट है तो nx बार आ गया, और सब वेरिएबल्स को पहले ब्रैकेट में लिख दिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn माइनस nx बार। ये भी nx बार है और ये nx बार है, घटा दिया, 0 आ गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया। यानी कि एक प्रॉपर्टी रही आपके पास कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो, उसके सभी चरों का अर्थमेटिक मीन से लिए गए विचलनों का योग 0 के बराबर होता है। अच्छा, इसी तरह से ये n वेरिएबल दे रखे हों, उनके विचलनों के वर्गों का योग वो मिनिमम होता है। किसी बंटन के चरों का उनके समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। ये एक रिजल्ट की तरह, ये भी आप याद करेंगे, आसानी से प्रूव कर सकते हैं। चलो मैं प्रूव कर देता हूँ। यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज मिनिमम व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। जब डेविएशन समांतर माध्य से लिए जाएं तब उनके वर्ग का योग मिनिमम होता है। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज गिवन वेरिएबल्स आर x1 x2 अप x3 अप टू xn। माना दिए चर आपने एज्यूम कर लिए कि सपोज गिवन वेरिएबल्स x1 x2 x3 अप टू xn ये हैं, ये गिवन वेरिएबल्स हैं, ये गिवन वेरिएबल हैं। अब इनका समांतर माध्य आप अच्छा पता करना है कि समांतर माध्य से लिए गए, प्रूफ करना है ये कि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग 0 होता है। तो समांतर माध्य तो आपको प्रूफ करना है, तो अपन कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं। अब सभी चरों के नए चर x से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग s हो तब। अब आपने समांतर माध्य की बजाय क्या लिया, n वेरिएबल है आपके पास, x1 x2 x3 अप टू xn। इनका सभी का विचलन ले रहे हैं, डेविएशंस ले रहे हैं। यहाँ से कोई वेरिएबल, नया वेरिएबल ले लिया आपने x, और x से जो विचलन लिए उनके स्क्वायर का सम आपने मान लिया कैपिटल S है। तो आपको प्रूव करना है कैपिटल S मिनिमम कब होगा, जब x की जगह x बार आ जाएगा। तो वो लिख लेते हैं फिर। तो देयरफॉर S बराबर x1 माइनस x होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस x होल स्क्वायर डॉट 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 प्लस xn माइनस x होल स्क्वायर। वेरिएबल कौन से हैं आपके पास, x1 x2 x3 अप टू xn, और नया वेरिएबल आपने कौन से ले लिया, x। उस नए वेरिएबल से सबके विचलन ले लिए और विचलनों का स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर का योग एज्यूम कर लिया s है। अब ये मिनिमम कब होगा, मिनिमम जब होगा जब ds ओवर dx 0 होगा। तो न्यूनतम, ये अपन जानते हैं कैलकुलस से, मिनिमम मैक्सिमम जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें, क्या न्यूनतम s के लिए क्या होना चाहिए, dx ऑफ कैपिटल S, ये 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। पहले वाले को डिफ्रेंशिएट किया 2 टाइम्स x1 माइनस x इंटू -1। -1 क्यों, x1 माइनस x का डेरिवेटिव -1 हो गया, x1 तो कांस्टेंट है। फिर अगले वाले का किया 2 टाइम्स x2 माइनस x इंटू -1 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह लास्ट वाले का किया 2 टाइम्स xn माइनस x इंटू -1, ये बराबर 0। 2 से डिवाइड कर दिया सारे में। अब x1 ये तो इस साइड लिए और नेगेटिव साइड है, चलो नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई कर दिया सबको, -2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या बन गया अपने पास, ये
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn, और सभी ब्रैकेट में माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स आ रहा है। कितने ब्रैकेट हैं? n ब्रैकेट है, तो ये n टाइम्स x हो गया बराबर 0 x। तो दिस सिंप्लाई जब x की वैल्यू लिख दी यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn अपॉन n। ये तो अर्थमेटिक मीन आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन डिवाइडेड बाई n। ये तो दिए चरों का समांतर माध्य, इसका मतलब x क्या है? x दिए n चरों का समांतर माध्य है। तो यही तो आपको प्रूव करना था। आपने क्या किया? पहले n वेरिएबल थे x1 x2 x3 अप टू xn, उन n वेरिएबल्स में से एक नया वेरिएबल लिया अपन ने x, वो घटा दिया यानी कि उससे विचलन ले लिए, सभी विचलनों का वर्ग कर दिया, फिर योग किया। अब योग की मिनिमम वैल्यू निकाली, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या किया आपने? डिफ्रेंशिएट कर दिया, ds ओवर dx बराबर 0 रख दिया। उससे देखा तो x की वैल्यू क्या आई? उससे x की वैल्यू आ गई x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन n। और ये क्या है? उन n वेरिएबल का अर्थमेटिक मीन है, यानी कि जब x अर्थमेटिक मीन हो तब ये योग कैसा होगा? मिनिमम होगा। यही प्रूफ करना था आपको। इसके बाद एक और, अगर ये जो वेरिएबल दे रखे हैं, यानी कि अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ओरिजिन चेंज कर दें, तो अपन क्या कर रहे हैं? समांतर माध्य के गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो 2-3 गुणधर्म हो गए। एक और अपन ये कह रहे हैं कि अगर जो वेरिएबल्स हैं उनका ओरिजिन चेंज कर दें या साइज चेंज कर दें, तो अर्थमेटिक मीन चेंज हो जाता है। ओरिजिन चेंज करने से मतलब क्या है? ओरिजिन चेंज करने से मतलब ये है, जैसे सपोज आपका ये ओरिजिन है और यहाँ से आप डिस्टेंस है, ये x एक्सिस है मान लेते हैं आप, और ये मूल बिंदु से x एक्सिस पर अलग अलग बिंदुओं की जो डिस्टेंस ले रहे हैं, वो डिस्टेंस अपन मेजर कर रहे हैं। जैसे यहाँ से ले रहे हैं यहाँ तक, तो ये क्या है? 100 है। इसके बाद जैसे 10 है तो ये 110 होगा, ये 120 हो गया, ये 130 हो गया, और इसी तरह से आगे चलेंगे। अगर अपन यहाँ से मेजर कर रहे हैं 100 के पास से, अगर 3 वेरिएबल ले लें आप, 3 वेरिएबल कौन कौन से ले लिए? 110, 120 एंड 130। इनका माध्य निकालें, तो माध्य क्या आएगा? तीनों को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। 110, 120, 130, तो कितना हो गया? 360 हो गया। और 360 बटे 3 कर देते हैं तो 120 आ जाएगा। 110 प्लस 120 प्लस 130 बटे 3, ये 120 आ गया। अब अपन क्या कर रहे हैं? जैसे कह रहे हैं कि ओरिजिन चेंज कर दें, ओरिजिन चेंज कर दें दोबारा से। अभी कहाँ से मेजर कर रहे थे अपन? इस ओरिजिन से। अगर इनको ओरिजिन को चेंज कर दिया आपने, ओरिजिन को चेंज कर दिया यानी कि ओरिजिन को लेकर यहाँ ले आए, तो यहाँ से डिस्टेंस नापेंगे। दोबारा देखें स्टार्टिंग से कि ये एक्स एक्स है सपोज, या कोई भी लाइन है, और यहाँ से मेजर कर रहे हैं, और यहाँ से इनकी डिस्टेंस, इन 3 पॉइंट की डिस्टेंस देख रहे हैं, ये और ये तीनों की डिस्टेंस कितना है? 110 मीटर, 120 मीटर, 130 मीटर है, और तीनों का एवरेज निकाला 120 मीटर आ गया। अब अपन क्या करते हैं? बजाय यहाँ से मेजर करने के ओरिजिन को यहाँ ले आए आप। ओरिजिन को किस जगह ले आए? इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट से मेजर करेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएंगी? ये पुराना ओरिजिन, नया ओरिजिन ओ डैश, नए मूल बिंदु ओ डैश से दिए बिंदुओं की दूरियां वो कितनी हो जाएंगी? यहाँ से 10 हो जाएगी, ये 10 और 20 और 30। ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, कहाँ ओरिजिन शिफ्ट कर दिया? ओ से ओ डैश पर। ओ डैश कहाँ है? उसी लाइन पर है, लेकिन 100 मीटर आगे है। अब जब यहाँ से मेजर करेंगे आप इसको, तो ये 10 मीटर रहेगा, ये 20 मीटर रहेगा, वो 30 मीटर रहेगा। तो नए वेरिएबल आ गए, मूल बिंदु से दिए बिंदुओं की दूरियाँ, ये दूरियाँ आ गई। अब इनका समांतर माध्य निकालें। इनका समांतर माध्य क्या आएगा? 10 प्लस 20 प्लस 30 बटे 3, यानी कि ये तो 20 आ गया। तो ओरिजिन चेंज करने पर समांतर माध्य बदल गया। यानी जो वेरिएबल दे रखे हैं उनको अगर उनका ओरिजिन चेंज कर दें, मूल बिंदु चेंज कर दें, यानी कि जहाँ से मेजर कर रहे हैं वो शिफ्ट कर दें, तो समांतर माध्य में परिवर्तन होगा। और साइज़ बदल दें तब भी परिवर्तन होगा। साइज़ का मतलब क्या है? जैसे जो स्केल ले रखा है आपने, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर हो या वो 10 मीटर को व्यक्त कर रहा है, इस तरह का साइज़ जैसे 2 गुना कर दें, आधा कर दें, 3 गुना कर दें, तो वो साइज़ चेंज करना कहलाता है। तब मीन निकालेंगे तब भी समांतर माध्य चेंज हो जाएगा। जैसे x1 x2 x3 अप टू xn का मीन x बार है, और अगर इसमें 2 से गुणा कर दिया 2x1 2x2 2x3 2x4 अप टू 2xn, तो मीन कितना हो जाएगा? समांतर माध्य 2x बार हो जाएगा, यानी कि चेंज हो गया। तो ये इसके गुणधर्मों की बात रही। एक रिजल्ट और बता देता हूँ, फिर इनको पढ़ेंगे आप।
अगर कोई n वेरिएबल्स हैं आपके पास x1, x2, x3 अप टू xn और इनका समांतर माध्य क्या है, इनका समांतर माध्य आपको दे रखा है x बार है। या सपोज जैसे कोई स्कूल है, स्कूल में 12th क्लास का एक सेक्शन है और 12th क्लास में 40 बच्चे हैं। 40 बच्चों के जो मार्क्स आए, मार्क्स अपन सबके लिखे और उनका अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। लेकिन जब सारी मार्कशीट वगैरह सब बन गई तब बाद में पता पड़ा कि एक बच्चे के मार्क्स ए होने चाहिए थे, वो आपने बी ले लिए। या न्यूमेरिकल लिख दूँ मैं, न्यूमेरिकल कैसे, जैसे लेने तो कितने थे वो 68, लेकिन काउंट कितने कर दिए, 86 कर दिए। एक स्टूडेंट के मार्क्स 100 में से लिए थे, कितने आए उसके 68, लेकिन जब मीन निकाला तो क्या कर दिया, 68 की जगह 86 लिख दिया। 86 निकाला तो एवरेज गलत हो गया। तो नया एवरेज क्या आएगा, नया एवरेज जैसे अपन इसमें देखते हैं, अगर पुराना एवरेज x बार था और कितने स्टूडेंट का था, चलो n मान लेते हैं, तो आता है समीशन xi अपॉन n। तो दिस इम्प्लाइज समीशन xi बराबर कितना आ गया, n x बार आ गया। दोबारा से क्या बता रहा हूँ, n वेरिएबल है, n वेरिएबल का अर्थमेटिक मीन x बार है, तो x बार कितना होगा, समीशन xi अपॉन n ये आएगा। लेकिन बाद में पता पड़ा कि जो a वेरिएबल था a की जगह b लिख दिया आपने, तो संशोधित यानी कि सही माध्य, संशोधित माध्य, माध्य या कह दो समांतर माध्य। तो क्या होता है, सभी वेरिएबल का योग करते हैं, तो सभी वेरिएबल का योग कितना हो जाएगा, सिग्मा xi। और जो गलत लिख लिया था उसको तो हटा दें और सही लिख दें। लिखना तो क्या था, a, लिख क्या दिया आपने, b, तो b को हटा देते हैं और a को जोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाई n। तो ये समीशन xi अपॉन n प्लस a माइनस b अपॉन n, और समीशन xi अपॉन n ये तो x बार है, प्लस ऊपर जो परिवर्तन हुआ वो हुआ और डिवाइडेड बाई n। यानी कि जो नया माध्य आएगा वो पुराना माध्य प्लस जो उसमें परिवर्तन हो गया वो डिवाइडेड बाई n, इससे संशोधित माध्य आ जाएगा, करेक्टेड अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी कुछ प्रॉपर्टीज़ रहीं तो जो अपन ने डिस्कस की, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। समांतर माध्य के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। यदि n चरों, जो भी अपन ने डिस्कस किए हैं सारी वही दोबारा लिखी हुई हैं, तो एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। यदि n चरों x1, x2, x3 अप टू xn का समांतर माध्य x बार और लैम्डा एक अशून्य चर हो, तब अगेन इफ मीन ऑफ n वेरिएबल्स x1, x2, x3 अप टू xn इज x बार एंड लैम्डा इज ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, देन मीन ऑफ x1 प्लस लैम्डा, x2 प्लस लैम्डा, x3 प्लस लैम्डा डॉट 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 xn प्लस लैम्डा वी x बार प्लस लैम्डा। यानी कि नए चरों का समांतर माध्य, नए चर कौन से हैं, x1 प्लस लैम्डा, x2 प्लस लैम्डा, x3 प्लस लैम्डा डॉट 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 xn प्लस लैम्डा। तो इनका नया समांतर माध्य क्या हो जाएगा, x बार प्लस लैम्डा हो जाएगा। आगे देखते हैं। और अगर नए वेरिएबल x1 माइनस लैम्डा, x2 माइनस लैम्डा, x3 माइनस लैम्डा, xn माइनस लैम्डा हो, तो इनका समांतर माध्य क्या आ जाएगा, वो x बार माइनस लैम्डा आ जाएगा, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था। वेरिएबल x1, x2, x3, xn दे रखें, सभी में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो नए वेरिएबल बन गए, उनका अर्थमेटिक मीन कितना आ गया, x बार माइनस लैम्डा। और अगर सब में लैम्डा से गुणा किया होगा, नए वेरिएबल कौन से हैं, लैम्डा x1, लैम्डा x2, लैम्डा x3 अप टू लैम्डा xn, तो नए वेरिएबल का अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, लैम्डा x बार आएगा। ये पहले डिस्कस हो गया और आगे देखते हैं। और अगर लैम्डा से डिवाइड कर दिया होता तो नए वेरिएबल क्या थे, x1 अप क्या बनेंगे, x1 अपॉन लैम्डा, x2 अपॉन लैम्डा, x3 अपॉन लैम्डा डॉट 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 xn अपॉन लैम्डा। तो इसका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, x बार अपॉन लैम्डा हो जाएगा। और लीनियर प्रॉपर्टी, a और b कोई भी दो कांस्टेंट हैं, तब ax1 प्लस बी, ax2 प्लस बी, ax3 प्लस बी डॉट 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 axn प्लस बी, इनका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, हो जाएगा ax बार प्लस बी। तो ये आप लर्न करके रखेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और क्वेश्चंस में यूज भी होती हैं, एग्जाम वाले क्वेश्चंस में भी देखेंगे आप, तो ये लर्न करके रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। किसी भी बंटन में समांतर माध्य के सापेक्ष लिए गए सभी विचलनों का योग शून्य होता है। अगेन the algebraic sum of deviations of a set of values from their arithmetic mean is always zero, that is summation of xi minus x bar equal to 0। ये अपन ने प्रूफ भी किया, समीशन xi माइनस x बार बराबर 0। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब भी जीरो दे रखा, जीरो आएगा, तो आप अपने आप इसको याद करके रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। ऐसे के ऐसे भी आ जाती है,
उस पर डिपेंड क्वेश्चंस तो आते ही हैं और क्वेश्चंस और दूसरे चैप्टर्स में भी यूज हो जाता है। नेक्स्ट, किसी भी बंटन में समांतर माध्य के सापेक्ष लिए गए विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है, अर्थात समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये जब निकालेंगे आप तो ये आपका क्या आएगा, मिनिमम आएगा, न्यूनतम आएगा। कब डेविएशंस किसी भी वेरिएबल से ले सकते हैं, तो वो कह रहा है कि अगर समांतर माध्य से लिए जाएं तो सभी डेविएशंस का सम 0 होगा। अगेन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज इज मिनिमम व्हेन टेकन अबाउट देयर अर्थमेटिक मीन। तो ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है, क्वेश्चंस की तरह भी आ जाता है, तो आप लर्न करके रखेंगे, प्रूफ आपने कर ही लिया। नेक्स्ट, किसी भी बंटन का माध्य मूल बिंदु तथा स्केल में परिवर्तन से प्रभावित होता है, बिल्कुल ठीक है। अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड ऑन चेंजिंग ओरिजिन एंड स्केल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, जो भी सीरीज दे रखी है, ओरिजिन चेंज करेंगे तब भी अर्थमेटिक मीन में चेंज होगा और साइज चेंज कर देंगे तब भी चेंज होगा। यदि बंटन का एक या अधिक प्रेक्षण किसी या किन्हीं नए प्रेक्षण से प्रतिस्थापित किए जाएं, तब नया समांतर माध्य पुराना समांतर माध्य प्लस प्रेक्षण में शुद्ध परिवर्तन अपॉन एन। अगेन इफ वन और मोर ऑब्जर्वेशन इज ऑब्लिक आर रिप्लेस्ड बाय न्यू ऑब्जर्वेशंस, then new arithmetic mean is old arithmetic mean, previous arithmetic mean plus net change in observations upon capital N। ये अभी अपन ने देखा लास्ट में, इस पर अभी न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी करेंगे आप। अब ये एग्जाम्पल आगे, एग्जाम्पल 14, यदि संख्याओं के समुच्चय x1 x2 x3 अप टू xn का माध्य x बार है, तो संख्याओं xi प्लस 2i वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to n का माध्य होगा। अगेन if mean of set of numbers x1 x2 x3 up to xn is x bar, then mean of numbers xi plus 2i where i varies from 1 to n is। आपको दे रखा है कि x1 x2 x3 up to xn का मीन क्या है, x बार है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे देखते हैं, दिया है x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn अपॉन n, और या दोबारा लिख दें आप x बार इक्वल टू समीशन ऑफ xi अपॉन n, ये गिवन है। अब नए वेरिएबल्स आ गए, नए वेरिएबल कौन से आ गए, xi प्लस 2i, यानी कि i की वैल्यू कहाँ से होगी, 1 से लेके n तक, तो इनका माध्य निकालना है। अब नए चर कौन से, xi प्लस 2i, i वेरीज फ्रॉम 1 to n का समांतर माध्य, नए चरों का समांतर माध्य वो ले लेते हैं अपन x डैश बार, तो क्या आएगा, समीशन लगा दें, समीशन xi प्लस 2i, i कितने n, तो डिवाइडेड बाई n, i का मान 1 से लेके n तक दे रखा है तो डिवाइडेड बाई n कर देते हैं। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास समीशन ऑफ xi डिवाइडेड बाई n, और प्लस जो अगली टर्म है उसको लिख देते हैं प्लस 2 समीशन ऑफ i डिवाइडेड बाई n। ये तो अपने पास x बार हो गया 2 टाइम्स। अब समीशन ऑफ i की वैल्यू कितनी है, 1 से लेके n तक, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, 1 से लेके n तक का योग आप जानते हैं कितना होता है, n इंटू n प्लस 1/2 और डिवाइडेड बाई n। तो क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ये आ गया x बार प्लस n प्लस 1, ये नया अर्थमेटिक मीन आ गया। दोबारा से देख लें, पुराने वेरिएबल्स कौन से थे, स्टार्टिंग से देखते हैं। यदि संख्याओं के समुच्चय x1 x2 x3 अप टू xn, इनका समांतर माध्य x बार दे रखा है, तब नए वेरिएबल्स दे दिए आपको। नए वेरिएबल क्या दे दिए, xi प्लस 2i, i का मान 1 से लेके n तक है, तो इनका समांतर माध्य निकालना है। तो इनका समांतर माध्य निकालने के लिए क्या किया आपने, मान लिया नया समांतर माध्य x डैश बार, तो समीशन xi प्लस 2i अपॉन n, इन सबका सम किया और नंबर ऑफ वेरिएबल n है, n से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, सिग्मा xi अपॉन n प्लस 2 समीशन i अपॉन n, 2 आउटसाइड ले लिया समीशन से। समीशन i का मतलब है 1 से लेके n तक का योग, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, तो 1 से लेके n तक का योग आप जानते हैं n इंटू n प्लस 1/2 होता है, वो रख दिया। 2 अपॉन n अलग से था, 2 आउटसाइड और n नीचे रख दिया, तो कैलकुलेशन करके ये आ गया। इसको आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, देखो कैसे। नए चर कौन से थे, xi प्लस 2i, i का मान कितना था अपने पास, i का मान दे रखा है आपको 1 से लेके n तक, अर्थात अब इनको एक्सपेंड करके लिख दें, i की वैल्यू लिख दें। xi प्लस 2i था,
तो अपन ने लिख दिया है इसको x1 प्लस 2 इंटू 1 कॉमा x2 प्लस 2 इंटू 2 कॉमा x3 प्लस 2 इंटू 3 डॉट 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 xn प्लस 2 इंटू n का समांतर माध्य। पहले तो अपन ने सीधे सीधे क्या कर दिया था, समीशन लगा दिया था। अब इनको अपन ने क्या है, वैल्यू लिख दी, आई की वैल्यू लिख दी 1 से लेके n तक। तो नए वेरिएबल कौन से आ गए, x1 प्लस 2 इंटू 1, x2 प्लस 2 इंटू 2, x3 प्लस 2 इंटू 3 डॉट 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 xn प्लस 2 इंटू n। तो इनका समांतर माध्य लिखना है तो सभी को जोड़ दे। क्या आएगा, x1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस x2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस x3 प्लस 2 इंटू 3 डॉट 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 xn प्लस 2 इंटू n, ये आया। और डिवाइडेड बाई n ये कर दिया आपने। तो क्या है x1, अब सारे ब्रैकेट से पहले x जो वेरिएबल है उनको एक साथ ले लेते हैं। वो कितने आएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn, ये आ गया। और नीचे जो n था वो n आ गया, मतलब न्यूमरेटर स्प्लिट कर दिया। अब ऊपर क्या है, जो कॉन्स्टेंट टर्म में 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, उनको एक साथ ले लेते हैं। तो इनको एक साथ लेने के लिए क्या किया, 2 आउटसाइड लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n आ गया और डिवाइडेड बाई n। पहला जो ब्रैकेट लिखा है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन n, ये तो क्या है, x बार है। और लास्ट वाला क्या है, देखो 2 अपॉन n, तो ऐसे लिखा, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसका सम लिख दिया। उसका सम कितना आएगा, वो आएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, यानी कि नया माध्य, या आप कह सकते हो समांतर माध्य कितना आ गया, ये x प्लस वो x बार प्लस n प्लस 1 आ गया। तो यही आपने पहले निकाला था, पहले लिखा था वो सिग्मा नोटेशन में लिख रहा था। अब अपन ने क्या किया, वो एक्सपेंड करके लिख दिया, तो ये आ गया। पहले भी यही निकाला था आपने, देखें कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आ गया, x बार प्लस n प्लस 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ आपका। ये एग्जाम वाले क्वेश्चन है, इस पर टैग नहीं लग रहा है। तो पहले आपने समीशन वाले फॉर्मेट से किया और फिर अपन ने सभी को एक्सपेंड करके सारे वेरिएबल अलग अलग लिखे और उन वेरिएबल्स का आपने अर्थमेटिक मीन निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 50 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 78 हैं। बाद में एक विद्यार्थी के प्राप्तांक 68 को गलत पाया गया तथा उसके ठीक मान 86 से बदल दिया गया। तो पूरी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का सही माध्य ज्ञात कीजिए। अगेन दोबारा पढ़ते हैं। द मीन ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 78। 50 स्टूडेंट हैं, उनका अर्थमेटिक, उनके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, प्राप्तांक हैं, उनका अर्थमेटिक मीन 78 है। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट मार्क्स 68 ऑफ ए स्टूडेंट वर रॉन्ग एंड वाज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट वैल्यू 86। फाइंड द करेक्टेड मीन ऑफ ऑल द 50 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो इस तरह का अपन ने किया था। तो क्या आएगा, देखो नया माध्य, या आप कह दो संशोधित माध्य। पुराना माध्य कितना है, 78 प्लस शुद्ध परिवर्तन नेट चेंज। तो चेंज कैसे आएगा, 68 को गलत पाया गया यानी कि जो 68 लिखा था वो गलत था। सही क्या था, उसके ठीक मान 86 से बदल दिया है। 86 सही था तो 86 तो लिख दें और 68 को घटा दें और डिवाइडेड बाई 50 ये कर दें। पुराना समांतर माध्य, फिर उसमें परिवर्तन नेट चेंज कैसे आएगा, जो सही है सही वैल्यू लिख दें और गलत को हटा दें। तो 86 माइनस 68 डिवाइडेड बाई 50। तो ये कितना, 78 प्लस, अब यहाँ से देखें कितना होगा, ये आएगा आपका 86 यानी कि 18 अपॉन 50 ये हुआ। 18 अपॉन 50, इसको अपन डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो गया, 78 प्लस 5.36 हो गया। 18 अपॉन 50 है तो 36 अपॉन 100 हो गया, 36 अपॉन 100.36। तो संशोधित माध्य क्या हुआ, करेक्टेड मीन कितना आ गया, 78.36 आ गया। एक बार दोबारा करते हैं, देखो इसी को। दिए 50 विद्यार्थियों के औसत अंक या औसत प्राप्तांक, एवरेज मार्क्स कितने थे, 78। तो देयरफॉर 78 बराबर क्या आएगा, सभी के प्राप्तांकों का योग।
सभी के प्राप्तांकों का योग अपॉन 50, या दिस इम्प्लाइज इसको कह सकते हैं 50 इंटू 78, और ये प्राप्तांकों का योग अपन मान लेते हैं कैपिटल एस है, कुछ ना कुछ तो होगा, वो आपने कैपिटल एस ले लिया। अब संशोधित करेक्टेड माध्य, ये संशोधित माध्य क्या आएगा, पुराने छात्रों का योग प्लस जो गलत पढ़ लिया था उसको तो हटाएं और जो सही था उसको ऐड कर दें। सही कितना था 86, गलत कितना था 68 डिवाइडेड बाई 50। अब ये कितना हो गया, ये पहला वाला तो लिखा है 50 इंटू 78 प्लस ये कितना हो गया, ये 18 हो गया डिवाइडेड बाई 50, तो वही हो गया जो पहले किया था आपने 78.36। क्या किया, सभी स्टूडेंट्स के प्राप्तांकों का योग निकाला। अब योग में क्या परिवर्तन करना है आपको, जो सही मान है वो तो लिख दें और जो गलत है वो हटा दें। गलत कितना था 68, गलत लिख दिया था, 68 हटा दिया, 86 जोड़ दिया, ये आ गया। पहले क्या किया था, पहले अपन ने एक फॉर्मूला बना लिया था कि पुराना समांतर माध्य प्लस शुद्ध परिवर्तन नेट चेंज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो उसी तरह किया था अपन ने 78 लिख दिया था। देखो पहले पुराना माध्य 78 लिख दिया था और ये परिवर्तन डिवाइडेड बाई 50, तो ये आसानी से आ गया 78.36। और यही अपन ने क्या किया, फिर डिटेल मेथड से कर लिया कि सभी प्राप्तांकों को योग लिखा, उसमें जो परिवर्तन हुआ है सही वाला जोड़ दिया और पुराना वाला गलत वाला घटा दिया, 50 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 18 हो तो उन संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं ज्ञात करो। अगेन इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 12 कंजुगेटिव ऑड नंबर्स ऊपर दे रखे हैं सम संख्याएं, तो ये इवन है, ये ऑड नहीं है। इवन नंबर्स इज 18, देन फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। 9 सक्सेसिव इवन नंबर्स हैं, कंजुगेटिव इवन नंबर्स हैं, तो उनका अपना एवरेज लेना है। तो मान लेते हैं अपन, माना दी संख्याएं x प्लस 2, x प्लस 4 डॉट 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 x प्लस 16 कितनी है, 9 है। तो ये x प्लस 0, x प्लस 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 8 आएगा 16, तो ये आ गई 9 क्रमागत संख्याएं आ गई। अब क्या दे रखा है आपको, दिया है 9 सम संख्याओं का माध्य, या दी हुई 9 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, आपको दे रखा है 18 है। अब ये 18 सम संख्याएं हो गई, नहीं 9 सम संख्याएं हो गई, पहली x और लास्ट x प्लस 16 है, समांतर श्रेणी बन रही है। x प्लस 2, x प्लस 4 एंड सो ऑन, 2 कॉमन डिफरेंस हो गया, सारवंतर हो गया, तो इनका योग कितना आएगा 9/2 पहली संख्या, फिर अंतिम संख्या और डिवाइडेड बाई 9/2, नहीं यही आएगा, दिस इक्वल टू 18। अच्छा अपन को समांतर माध्य और लेना था, ये तो अपने क्या हुआ, उन 9 संख्याओं का योग लिखा। कैसे लिखा, समांतर श्रेणी के फॉर्मूले से, n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब चूंकि समांतर माध्य है तो 9 से भाग और दे दिया, तो 9 से भाग दे दिया, 9 कैंसिल, 2 उस साइड ले जाते हैं, 2x प्लस 16 इक्वल टू 36, 2x प्लस 16 इक्वल टू 36, यानी कि x इक्वल टू 10 आ गया। देखें x इक्वल टू 10, तो देयरफॉर x प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये आपका 26 आ गया। तो दी संख्याएं रिक्वायर्ड नंबर, दी की बजाय रिक्वायर्ड नंबर लिख देते हैं, अभिष्ट संख्याएं क्या क्या हो गई, एक तो 10 हो गई और एक 16 हो गई। रिक्वायर्ड नंबर्स ये 10 और 26 होंगे। दोबारा से देख लेते हैं स्टार्टिंग से। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 18 दे रखा है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं पता करनी थी। तो आपने एज्यूम कर ली कि नंबर्स क्या हैं, x प्लस 2, x प्लस 4 अप टू x प्लस 16 है। 9 लिख ली क्रम से, अगर ये 16 लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सारी लिख लें। सारी कैसे लिख लेंगे, देखें पहली लिख लिया आपने x, दूसरी हो गई x प्लस 2, तीसरी हो गई x प्लस 4, चौथी हो गई x प्लस 6, पाँचवीं हो गई x प्लस 8, छठी हो गई x प्लस 10, सातवीं हो गई x प्लस 12 और फिर आठवीं हो गई x प्लस 14 और नौवीं हो गई x प्लस 16। सारी क्या है, समांतर श्रेणी बन रही है, तो समांतर श्रेणी तो सभी का योग कितना आ जाएगा 9/2,
नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 n बाई 2, पहला पद प्लस अंतिम पद x प्लस 16, ये हो गया। तो कितना हो गया ऊपर 2x प्लस 16, 2 कैंसिल कर देते हैं, 9x प्लस 8, ये सभी का योग आ गया। लेकिन इनका तो अर्थमेटिक मीन दे रखा था 18, क्योंकि समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन बराबर कितना है 18। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सभी का योग और उसको फिर नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो आ गया 9 इंटू एक्स प्लस 8 अपॉन 9 बराबर 10, 18। तो इसका मतलब कितना आ गया, इसका मतलब x बराबर 10 आ गया और x प्लस 16 किया तो वो 26 आ गया। ये दोबारा कर लिया आपने। पहला वाला देखते हैं पहले एक बार फिर। दी 9 सम संख्याओं का समांतर माध्य 18 लिखा और वो यहाँ पे सभी संख्याओं को योग डिवाइडेड बाई 9 18 के बराबर कर दिया। सिंपल इक्वेशन बनी, x बराबर 10 आ गया, सबसे छोटी संख्या आ गई। सबसे छोटी संख्या x थी और सबसे बड़ी संख्या x प्लस 16, तो x प्लस 16 की जगह 26 आ गया। तो अभी संख्याएं कितनी आ गई, 10 और 26 आ गई। फिर ये दोबारा क्यों किया, दोबारा इसलिए किया कि अगर संख्या लिखने में कोई दिक्कत हो रही है, पहली संख्या x थी, 2 प्लस 2 प्लस 2 करते जाएंगे और टोटल कितनी संख्याएं थी आपके पास 9। तो पहली x प्लस 0, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 2 इंटू 2 और नवी x प्लस 2 इंटू 8, तो वो x प्लस 16 थी। पहले डायरेक्ट लिख दी थी, अब सबको लिख लिया आपने। फिर आगे बढ़ते हैं। गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, अभी तक अपन ने समांतर माध्य पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज ली और उसके फिर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब गुणोत्तर माध्य a और b, सपोज दो संख्याएं a और b, तो a और b का गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स a एंड b क्या होगा, ये होता है अपने पास, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू बी और अंडर रूट ले लेते हैं, या कह दो कैपिटल G इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अगर a और b का ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल G लिखें तो G बराबर कितना आ गया, अंडर रूट ए बी आ गया। और अगर तीन संख्याएं होती, तीन संख्याओं a b c का गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन ऑफ थ्री नंबर्स G m, तो वो क्या आएगा, तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे फिर क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट ऑफ a b c, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं a b c पावर 1/3, a b c पावर 1/3। और अगर n संख्याएं होती तब n संख्याओं x1 x2 x3 डॉट 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 xn का गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, सभी का मल्टीप्लाई करेंगे और nth रूट ले लेंगे, nth रूट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn, या आप इसको लिख सकते हैं g बराबर x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn होल पावर 1/n, इस तरह से ले लेंगे। यानी जितनी भी संख्याएं, दो संख्याएं तो दोनों का गुणा किया, अंडर रूट ले लिया, तीन संख्याएं ली तो तीनों का गुणा किया फिर क्यूब रूट ले लिया, और अगर n संख्याएं हैं तो इनका गुणोत्तर माध्य लेने के लिए क्या करेंगे, n संख्याओं का गुणा करेंगे और nth रूट ले लेंगे। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, संख्याओं नंबर 1 4 एवं 16, नंबर 2 -4 एवं -16, नंबर 3 -4 एंड प्लस 16, और नंबर 3 -4 एवं -16 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एवं नंबर्स। वही तीनों नंबर अपन दोबारा लिख देते हैं। पहला तो लिखा 4 एंड 16, सेकंड लिखा आपने -4 एंड 16 और थर्ड लिखा -4 एंड -16। इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है आपको। तो अभी तो बताया था ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका क्या है। नंबर 1 देखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन सपोज G1 है तो कितना होगा 4 इंटू 16, 4 इंटू 16 कितना हो गया 64, और अंडर रूट 64 8 आ गया, ये हो गया। सेकंड का मान लिया ज्योमेट्रिक मीन G2 है तो वो कितना आएगा -4 इंटू 16, यही तो नंबर थे,
एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था। देखो दोबारा देख लें, -4 एंड 16 यही लिखे थे आपने। तो इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या किया, अंडर रूट में -4 × 16 कर दिया। अब ये तो अंडर रूट के अंदर कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव यानी कि ऐसी कोई संख्या अपने पास नहीं है वास्तविक संख्या जिसका स्क्वायर करें और -64 आ जाए, तो ये नहीं निकल रहा। तो यहाँ लिख देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं। अपना जो मेथड है वो फेल हो गया। और फिर थर्ड केस लिया। थर्ड केस में ज्योमेट्रिक मीन सपोज G3 है, वो हो गया -4 × -16। अब -4 × -16 है तो पॉजिटिव हो गया, तो अंडर रूट 64 आ गया। अब अंडर रूट 64 इसका अर्थमेटिक मीन लें, वो अंडर रूट लें तो 8 भी आएगा, -8 भी आएगा। तब कौन सा लिखें, 8 ज़्यादा अच्छा है तो 8 लिख देते हैं। पर यहाँ अच्छे से मतलब नहीं है, आप क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे -8। अब -8 क्यों ले रहे हैं, ये अपन जब शुरू में डिस्कस कर रहे थे अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, तब अपन ने डिस्कस किया था कि ज्योमेट्रिक मीन क्या बताता है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग या रेट ऑफ डिक्रीजिंग दे रखी हो तब अपन जो एवरेज निकालना होता है तो ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं। यहाँ सपोज 2 गांव है, एक V1 और एक V2, और इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ दे रखी है। सपोज पहले गांव में जो पॉपुलेशन है जो 4% की रेट से इंक्रीज हो रही है, और दूसरे गांव की जो पॉपुलेशन है वो ये 16% की रेट से इंक्रीज हो रही है। अब दोबारा से 2 गांव में V1 और V2, पहले गांव की जो पॉपुलेशन रेट है, बढ़ने की दर है, जनसंख्या वृद्धि की दर है वो 4% है, और इसमें 16% है। दोनों गांव को मिला के एक न्यू गांव बना दिया, नया गांव बना दिया। नया गांव बना दिया तो इसकी भी बढ़ रही थी पॉपुलेशन, इसकी भी बढ़ रही थी, तो नया बना देंगे तो उसकी भी तो बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी। इसलिए अपन ने पहले वाले केस में 4 और 16 64 का अंडर रूट 8 लिया। और जब तीसरे केस में देख रहे हैं आप, सेकंड केस में तो क्या है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो अपना जो मेथड है निकालने का वो फेल हो गया। अब अगले वाले में देखा, थर्ड केस में, तो पहले -4% है और ये -16% है, यानी कि यहाँ पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, घट रही है। किस रेट से घट रही है, पहले गांव की पॉपुलेशन 4% की रेट से घट रही है, लेकिन अपन कैसे शो कर रहे हैं उसको, -4 बता रहे हैं। माइनस क्या बता रहा है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग बता रहा है, ह्रास दर को बता रहा है। और दूसरा गांव उसमें भी नेगेटिव है, तो दोनों गांव को मिला के जब नया गांव बनाएंगे तो उसकी भी घट रही होगी, तो इसलिए वो -8 लिखा आपने। -4 और -16 दोनों को गुणा कितना होगा, -4 × -16 + 64 हो गया, और 64 हो गया तो 64 का अंडर रूट क्या है, 8 भी आएगा, -8 भी आएगा। लेकिन अपन ने क्या लिखा, अपन ने -8 लिखा। क्यों, क्योंकि पहले रेट ऑफ डिक्रीजिंग दे रखी है। तो इनकी जब ज्योमेट्रिक मीन लेना होता है कब लेते हैं अपन, रेट ऑफ इंक्रीजिंग और रेट ऑफ डिक्रीजिंग दे रखी हो, तब एवरेज निकालना हो तब ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक मीन की परिभाषा की बात हुई। फिर इसको पढ़ लेते हैं एक बार। स्वतंत्र श्रेणी का गुणोत्तर माध्य, ये अपन कर रहे थे, स्वतंत्र श्रेणी का ही गुणोत्तर माध्य था, यानी कि x1 x2 x3 ... xn दे रखे हों और इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं और अपन x1 × x2 × x3 अप टू xn, और nth रूट ले लेते हैं। जितने भी वेरिएबल हैं उसका मूल ले लेते हैं। n वेरिएबल हैं तो n में मूल ले लिया, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन आ गया। स्वतंत्र श्रेणी का गुणोत्तर माध्य, n स्वतंत्र धनात्मक चरों x1 x2 x3 अप टू xn का गुणोत्तर माध्य निम्न होगा। क्या होगा, nth रूट ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn। और इसको फिर इस तरह से अगर लॉग लेके लिखें तो लॉग लेके लिख दिया है, तो लॉग लेने से कैसे आता है देखो मैं बता देता हूँ। सिंस g बराबर x1 × x2 × x3 ... xn होल पावर 1/n, ये ज्योमेट्रिक मीन था। n वेरिएबल थे, x1 x2 x3 अप टू xn। सभी का ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिया, सभी का प्रोडक्ट और पावर 1/n लगा दिया। लॉग लेने पर log ऑफ g, तो कितना हो जाएगा, log ऑफ x1 × x2 × x3 ... xn होल पावर 1/n। log a टू द पावर b, b log a होता है, तो 1/n आउटसाइड आ गया। और ये log ऑफ x1 × x2 × x3 ... xn ये आ गया। log a b, log a प्लस log b होता है, log लेने से मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो जाता है, तो उसको प्लस में चेंज कर देते हैं। तो कितना आ गया है, 1/n
log of x1, यहाँ सभी वेरिएबल क्या हैं, पॉजिटिव हैं, log of x2 प्लस log of x3 प्लस डॉट 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 log of xn, साइड में लिख देता हूँ ऑल xi आर पॉजिटिव। अब ये आ गया, अब इसको अपन समीशन फॉर्म में लिख देते हैं। दिस इम्प्लाइज log ऑफ g बराबर कितना हो गया, ये 1/n समीशन log ऑफ xi और i वेरीज फ्रॉम 1 to n। और फिर एंटी लॉग ले लेते हैं, तो g बराबर कितना आ जाएगा, g बराबर आ जाएगा एंटी लॉग प्रति अवकलज 1/n समीशन log ऑफ xi, i वेरीज फ्रॉम 1 to n, यही लिखा हुआ था, यही देख लेते हैं दोबारा से। g क्या दे रखा है आपको, nth रूट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn, और वो फिर दोबारा से x1 x2 x3 होल पावर 1/n लिख दिया, लॉग लिया और लॉग लेने के बाद फिर एंटी लॉग, तो g बराबर आ गया एंटी लॉग 1/n समीशन log ऑफ xi, i वेरीज फ्रॉम 1 to n, यही आपने लिखा था देखो। तो इस तरह से ये ज्योमेट्रिक मीन की परिभाषा रही। फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की परिभाषा आएगी, कुछ प्रॉपर्टीज आएंगे, वो अपन अगली क्लास में लेते हैं। आज की क्लास में इतना ही, सभी को नमस्कार।